हेलो एवरीवन, वेलकम पर्सनल ट्यूटर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी इस स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम कंप्लीट आपको मैपिंग कराने वाले हैं, यानी आज हम इंडिया के मैप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इंडिया के मैप की बात करें तो आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी जियोग्राफी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मैप यानी भारत की स्थिति के बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो भारत की स्थिति के बारे में होता है। तो आज हम भारत की स्थिति को कंप्लीट करते हुए सारी चीज़ें मैप के अकॉर्डिंग कंप्लीट करने वाले हैं, साथ ही कुछ याद करने की ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टोटल सेशन जो होगा वो मैप पर डिपेंड करेगा। हम मैप की बात करें तो हम इंडिया के मैप में सारी चीज़ों को कवर करेंगे आज, जैसे कि भारत की जो सीमाएं होती हैं वो किन किन देशों से मिलती हैं, कौन कौन से राज्य दूसरे देशों से टच होते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। भारत की स्थिति यानी भारत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 11th की जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट होने वाला है। सबसे पहले बात करूं तो आज हम किन किन पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार एवं आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हम सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति यानी भारत की जो स्थिति है वह पूरे ग्लोब यानी पृथ्वी पर कहाँ पर आती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम इसके आकृति यानी इसके शेप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देन हम क्या समझेंगे, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सेशन किस पे होने वाला है, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिया। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे हम किसी भी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यानी हम किसी को जानने के लिए सबसे पहले उसके फिजिकल और उसकी अवस्थिति, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। उसी प्रकार जब हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम भारत का अगर मैप पढ़ रहे हैं तो हम परिचय में क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि भारत अर्थात जो इंडिया वह कहाँ पर स्थित है और ये कौन से देश हैं, इसमें कितने राज्य आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, इन सभी बातों के बारे में सबसे पहले हम परिचय में पढ़ते हैं। परिचय स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है वह संवैधानिक दृष्टि से भारत अर्थात इंडिया वर्तमान में कितने राज्य हैं, यानी 28 स्टेट हैं और जो यूटी है वह कितनी है, वह 8 यूटी कहलाएंगी, यानी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें। भारत क्या कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, तो आप क्या कहेंगे 28 एंड यूटीज़ कितनी है, तो वह कितनी है 8 है। इतनी बातें क्लियर हुई। 15 अगस्त 1947 यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारे भारत को आज़ादी मिली उसके बाद क्या हमारा भारत कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश बन गया। क्लियर हुआ। वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सभी को पता है। ये है हमारे 28 स्टेट। आप ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट देखेंगे। हम सारी बातों पे चर्चा करेंगे, हर एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, वीडियो के अंत तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक एक करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक साथ ले लेंगे तो आपको ओवरफ्लो होने लगेगा। जितने लोगों भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए और लाइक का बटन दबा लीजिए। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करिए। आपके डाउट के सेशन में जो भी डाउट रहा करेगा मैं आपको डाउट आपके वीडियो के माध्यम से करूँगी। ओके, अब बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, आकार एवं आकृति की। फिजिकल पोजीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पर है, इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है। भारत संपूर्ण एशिया, मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए थे यानी कॉन्टिनेंट जब पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको एशिया महाद्वीप बताया था। एशिया महाद्वीप में भारत का विशाल देश है। जो हमारा पूरा एशिया महाद्वीप है उसमें भारत की जो है वह विशाल देशों में गिनती होती है, जिसकी आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है आकृति, अगर आप भारत के शेप के बारे में बात करें तो यह आपको आकृति कैसी दिखेगी, 1 सेकेंड में आपको क्लियर दिखाती हूँ। आकृति की बात करें तो यह चतुष्कोणीय यानी यह
कैसे दिखाएगी आपको, ये देखिए इस प्रकार से आपको भारत की आकृति कुछ कुछ दिख रही होगी। क्लियर हुआ? इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब ये भारत जो हमारा देश है, इसकी विशालता यानी इसके क्षेत्रफल की अधिकता कारण हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा देते हैं, यानी उपमहाद्वीप भी इसे कह सकते हैं। अब इसके टोटल एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया जो है वह कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये नंबर आपको याद होने चाहिए। हम भारत के टोटल एरिया की बात करें तो एरिया कितना है हमारा, 3287,236 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितने परसेंट हमारा भारत कवर करता है, तो 2.43% हमारा भारत कवर करता है। ठीक है, तो हमारा कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें हमारे भारत की जो पोजीशन है वह कितनी है, 2.43% क्या आता है, हमारा भारत आता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक और भौगोलिक स्थिति यानी फिजिकल पोजीशन, और उसके शेप की बात करते हैं। शेप की बात करते हैं तो इसका जो शेप है वह चतुष्कोणीय होता है। कैसा होता है, जो शेप की बात करते हैं तो शेप होता है हमारा चतुष्कोणीय। और यह कहाँ पर आता है, यह एशिया के दक्षिणी भाग में आता है। एशिया महाद्वीप के जब आप दक्षिणी भाग में देखेंगे तो हमारा भारत आपको दिखेगा। इसका टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया 3287,263 वर्ग किलोमीटर पर आता है। और टोटल वर्ल्ड में से बात करें तो वर्ल्ड में से हमारे भारत का जो हिस्सा है वह यानी जो पार्ट है 2.43% है। इट इज़ क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं सबको हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करेंगे, यानी सबसे क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किन देशों का है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में आता है वह रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का जो नंबर आता है वो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे देश हो गए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन हमारा आता है इंडिया। तो हमारे जो इंडिया की पोजीशन आती है वो 7वें नंबर पर आती है। तो फर्स्ट नंबर पे किसकी आएगी, रूस की आएगी, देन किसकी आएगी, देन चीन, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड हमारा कौन सा भारत, हमारा कौन सा देश, भारत। तो हमारा भारत का जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सी पोजीशन पे है, 7वीं पोजीशन पे है। तो अगर मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बताती हूँ, मैंने क्या बोला, सबसे पहले कौन आता है, रूस, हम उसका आर सिंबल डिनोट करते हैं फर्स्ट, देन सेकंड आता है कनाडा, उसके बाद चीन, देन अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब आप इसको ब्रेक करिए, ये मैंने पूरे लेटर्स एक साथ लिख दिए। अब अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इतनी चीज़ें सेपरेट करके आपके दिखें तो आप पढ़ सकते हैं। क्या दिख रहा है, रकाबाई। ठीक है, अगर आप इसको इसके पूरे फॉर्म को एक साथ याद रखना चाहते हैं तो आप ये कोड याद रखिए। आपको इसके जो अरेंजमेंट है, क्षेत्रफल को कैसे सेट करना है, जो अरेंजमेंट उसकी स्थिति है, यानी जैसे रूस पहले आएगा, फिर कनाडा आएगा, फिर चीन आएगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया आएगा। तो आप इसके पूरे क्रम को याद रखने के लिए ये कोड याद रख सकते हैं। कोड क्या है, RCCA BAI आपको याद करना बहुत ईजी होगा। सभी लोगों को बाई वर्ड से बिल्कुल फैमिलियर होंगे, तो ये कोड आप याद रखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा कि भारत का जो पोजीशन है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में कौन से क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन से पोजीशन पे आता है। साथ ही आपको हर एक देश की पोजीशन याद रहेगी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। इस प्रकार से आपको टोटल 7th आपको कंट्री याद होंगे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ें।
अब बात करते हैं भारत के जो मौसम हैं वह कैसे हैं। भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो भारत का जो विस्तार है वह कहाँ पर है, वह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में विस्तार है। मैं कटिबंध की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, आगे आपका एक पूरा वीडियो कटिबंधों पर रहेगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो भारत की स्थिति है वह उष्ण और उपोष्ण दोनों स्थिति में रहता है। इसके साथ फिर भी हम समझे भारत में उपोष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पूरा इंडिया है, वहाँ पर जो जलवायु की बात करें तो हमारे पूरे इंडिया के जलवायु कैसी मिलेगी, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु मिलेगी। क्लियर, इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ूँ मैं एक बार फिर से आपका क्विक रिवीजन करा देती हूँ। क्विक रिवीजन की बात करूं तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो वर्ल्ड में यानी विश्व में कौन से पोजीशन पे आता है, तो हमारा भारत वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आता है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे हमारा रूस आता है, देन कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पे हमारा भारत आएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है जनरली आपसे कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो आप क्या कहेंगे, 7th। ठीक है, आगे बढ़ूँ। जलवायु की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट भारत की कैसी होती है, उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ूँ। अब बात करते हैं इसके पोजीशन की, यानी एशिया महाद्वीप में यह कहाँ पर स्थिति होती है इसकी। एशिया के दक्षिणी भाग में भारत स्थित हो। यह हमने पूरा कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप का पढ़ा था। तो एशिया का जो दक्षिणी भाग होता है वह कहाँ, दक्षिणी भाग में हमारा भारत मिलेगा। इसके साथ ही हमारे भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत के पोजीशन पे उत्तर में क्या मिलेगा, यानी नॉर्थ में हमारे हिमालय के पर्वत मिलेंगे। मैंने आपको जब मैं एशिया कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा रही थी, एशिया महाद्वीप पढ़ा रही थी, मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। फिर भी एक बार सभी लोग मैप में आइए और मैप में देखिए, जो ये होता है नॉर्थ, मैं मेंशन कर देती हूँ, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ ये हो गया आपका ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं उत्तर की। उत्तर में क्या है, उत्तर में हमें मिलेगा हिमालय पर्वत। दक्षिण में क्या मिलेगा, अब इसके भारत के दक्षिण में हमें क्या मिलेगा, अरब सागर। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया साउथ का, और ये ईस्ट के बीच में क्या आएगा, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में बंगाल की आपको खाड़ी मिलेगी। ये आप देख सकते हैं मैप में, दक्षिण पूर्व में हमें क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। इसके साथ ही दक्षिण में आपको हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन भी मिलेगा। क्लियर। पश्चिम की बात करते हैं, वेस्ट में आते हैं। वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, वेस्ट में आपको यह पाकिस्तान आपको वेस्ट में मिलेगा। साथ ही पूर्व में बांग्लादेश आपको अवस्थित। देश की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ मिलेगा आपको, वेस्ट में, और ईस्ट में कौन मिलेगा, बांग्लादेश। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ूँ, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारे भारत की स्थिति है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी में अवस्थित मिलेगी। इसके उत्तर में बात करते हैं तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेंगे। साथ ही दक्षिण पश्चिम में बात करते हैं तो हमारा दक्षिण और पश्चिम में क्या आएगा, अरब सागर आएगा। ये हमारा पूरा डायरेक्शन में मैं डिवाइड कर देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसकी बात करते हैं, ये बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब आपको क्लियर होगा। तो मैंने क्या बोला कि इसके नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको, हिमालय पर्वत मिलेंगे। दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में आपको क्या मिलेगा, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी यानी अरब सागर मिलेगा। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में हमें बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी मिलेगी। साथ ही दक्षिण में हिंद महासागर की अवस्थिति यानी इंडियन ओशियन भी आपको मिलेगा। पश्चिम में यानी वेस्ट में हम बात करें कौन सा,
देश हमारे साथ पड़ोसी है तो वो पाकिस्तान, और वेस्ट में और ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में हमारे साथ आता है बांग्लादेश। इतनी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पेज में और बात करते हैं अब अक्षांश की। भारत की अक्षांश और देशांतर की स्थिति को जानते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर की रेखाओं से किया जाता है। अब पृथ्वी पर हम किसी भी स्थान का, किसी भी देश की अगर हमें अवस्थिति जाननी है तो हम क्या करेंगे, उसके अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड को हम स्टडी करेंगे, उसकी रेखाओं को स्टडी करेंगे, तब हम बता सकते हैं कि उस देश की अवस्थिति आपको कहाँ पर एग्जैक्ट आपको मिलेगी। किसी स्थान का अक्षांश यानी लैटिट्यूड धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को दर्शाता है। यानी जो हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तो होगा, उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ आपका क्या मिलेगा, लैटिट्यूड मिलेगा। एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें यानी देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर आपको कहाँ से मिलेगा, पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट आपको कौन मिलेगा, देशांतर मिलेगा। नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया आपका लैटिट्यूड, LATITUD, लैटिट्यूड हो गया। और साथ ही बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो वह धरातल पर आपको क्या दर्शाएगा, पूर्व से पश्चिम की दिशा को यानी स्थिति को दर्शाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में डिटेल से समझते हैं। अक्षांश रेखाओं को प्रायः समांतर रेखाएं कहा जाता है। अब अक्षांश रेखाएं को प्रायः समांतर रेखाएं क्यों जाता है, क्योंकि यह एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। ठीक है, पैरेलल रेखाएं आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पैरेलल रेखाएं क्या होती हैं। तो पैरेलल रेखाएं, अक्षांश रेखाओं को हम क्या कहते हैं, प्रायः समांतर रेखाएं भी कहते हैं। वहीं देशांतर यमनोत्तर, यह प्रधान यमनोत्तर के पूर्व या पश्चिम में किसी बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं। जब हम किसी भी देशांतर को, जैसे आपको ये 45 डिग्री दिख रहा होगा, तो हम किसी भी स्थिति को डिग्री में यानी कोणीय स्थिति में डिनोट करेंगे। कैसे, डिग्री में, मिनट में, क्या सेकंड में व्यक्त करेंगे। इट इज क्लियर। अक्षांश रेखाएं इक्वेटर पर शून्य होता है। अब अक्षांश रेखाएं यानी इक्वेटर, ये मैं बात करूं 0 डिग्री पे तो 0 डिग्री को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री तथा उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में होता है। अब उत्तर और दक्षिण की बात करें तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर आता है अक्षांश रेखा। और साथ ही बात करते हैं साउथ की तो 90 डिग्री साउथ पे हमारी लास्ट अक्षांश रेखा आएगी। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। थोड़ी से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। 0 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया 0 डिग्री क्या होता है, भूमध्य रेखा होती है यानी इक्वेटर लाइन होती है। जिसे क्या क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा और क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री भी कह सकते हैं। क्लियर। 0 डिग्री, हम 0 डिग्री को क्या क्या डिनोट कर सकते हैं, 0 डिग्री के कई नाम होते हैं। सबसे पहला इक्वेटर लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से आपको नाम से समझ में आना चाहिए, भूमध्य यानी जो पूरा भूभाग है उसके मध्य की जो रेखा होती है हम उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ की, यानी 23.5 डिग्री उत्तर की बात करें तो यह होती है कर्क रेखा यानी ट्रैपिड ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं। साउथ की बात करें तो सेम 23.5 डिग्री, अगर हम बात करें 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रैपिड ऑफ कैंसर यानी क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। उसके बात करते हैं, उसके आगे बात करते हैं 66.5 यानी 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है वो आर्कटिक सर्कल होता है यानी आर्कटिक व्रत आपका ये कहलाएगा। और यही बात अगर हम साउथ में कहें तो वह साउथ में क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक व्रत कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपको यहाँ पे 0 डिग्री ये आपको भूमध्य रेखा हो गई।
क्लियर हुआ? ये हो गई आपकी 0 डिग्री, और ये हो गई क्या, भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। 23.5 डिग्री की बात करें तो 23.5 डिग्री जो डिग्री होती है नॉर्थ की बात करें तो हमारी जो मकर रेखा होती है वह 23 डिग्री नॉर्थ में होती है। ठीक है, ये रेखा आपकी क्या कहलाएगी, ये रेखा आपकी कर्क रेखा कहलाएगी, और नीचे वाली रेखा क्या कहलाएगी, मकर रेखा कहलाएगी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 0 डिग्री के जो ऊपर वाली लाइन होगी वह क्या कहलाएगी, कर्क रेखा कहलाएगी, और जो नीचे वाली लाइन होगी वह मकर रेखा कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ में और ऊपर आते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आते हैं। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में आने पर हमें आर्कटिक वृत्त मिलता है। यह सभी आपको दिख रहा है? उसके बाद हम अगर साउथ में आए तो साउथ में हमें अंटार्कटिक वृत्त दिखेगा। ये हो गई हमारे कुछ जो इम्पोर्टेंट अक्षांश होते हैं। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर आपका कैसा होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। पृथ्वी पर ये रेखाएं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं आपकी क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या कहेंगे, प्रधान देशांतर भी कह सकते हैं। यह रेखा कहाँ से निकलती है, तो यह रेखा हम बताएंगे, यह रेखा ब्रिटेन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला के पास से होकर गुजरती है। अब ये क्या है, जो 0 डिग्री हमारी रेखा है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो इसे प्रधान देशांतर कहते हैं। यह रेखा ब्रिटेन स्थित ग्रीनविच वेधशाला के पास से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसे क्या नाम दिए हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों ग्रीनविच रेखा कहते हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन में स्थित एक ग्रीनविच वेधशाला यानी लेबोरेटरी है जिसका नाम ग्रीनविच है। जो ग्रीनविच कहाँ पर है, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में ग्रीनविच लेबोरेटरी है और वहाँ के पास से ये रेखा गुजरती है, इसलिए हम इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। अब 0 डिग्री को हम दो चीज़ों से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, ब्रिटेन के पास ग्रीनविच लेबोरेटरी है जहां से ये रेखा गुजरती है, और इसी कारण हम इस रेखा का नाम भी क्या कर दिए हैं, ग्रीनविच कर दिए हैं। साथ ही हम इसे अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा समय भी कहते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मानक समय रेखा है। अब बात करते हैं 180 देशांतर की। 180 देशांतर, जिस प्रकार विश्व में समय का निर्धारण 0 डिग्री से किया जाता है, उसी प्रकार विश्व की तिथियों का निर्धारण किससे करते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है। क्लियर हुआ? तो हम 0 डिग्री से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 0 डिग्री की बात करें तो हमारे 0 डिग्री को देशांतर को क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह रेखा कहाँ से निकलती है, तो यह रेखा ब्रिटेन में स्थित ग्रीनविच लेबोरेटरी के पास से निकलती है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रीनविच रेखा भी हो गया। अब बात करते हैं, इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। और पृथ्वी पर बात करें तो ये आपको 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा मिलेगी, जो आपको कहाँ से, ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से निकलती हुई दिखेगी। अब 180 डिग्री देशांतर की बात करते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, जिस प्रकार विश्व में समय का निर्धारण किससे होता है, तो हमें यहाँ पर एक और बात पता चल गई, समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से होता है। उसी प्रकार विश्व की तिथियों का निर्धारण जो होता है वो 180 डिग्री देशांतर से होता है। तो तिथियों का निर्धारण हम किससे करते हैं, 180 डिग्री देशांतर से, और समय का निर्धारण किससे होता है, 0 डिग्री देशांतर से। इट इज़ क्लियर? मैं आगे बढ़ूं। अब आते हैं अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांशीय स्थिति से अगर हम देखें तो अभी हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा। अक्षांश कैसी रेखाएं होती हैं, समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, मैं अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ, आप लोग को क्लियर होगा। ये हो गई हमारी पृथ्वी,
इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो भारत की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से कैसी हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखें, इन लाइनों की दृष्टि से देखें, तो भारत की स्थिति आपको कहाँ मिलेगी? उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। लेकिन जब हम भारत की स्थिति किसकी दृष्टि से देखेंगे? देशांतर की दृष्टि से देखेंगे। देशांतर की दृष्टि से देखने पे हमारी भारत की स्थिति आपको कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? पूर्वी गोलार्ध में मिलेगी। तो भारत की दृष्टि देशांतरी दृष्टि से हमारे भारत की स्थिति आपको कहाँ मिलेगी? पूर्वी गोलार्ध में मिलेगी। भारत अक्षांशीय देशांतरी विस्तार इस प्रकार से है। देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट यानी 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अक्षांशी कहाँ तक है हमारा? हमने कहा क्या कहा आपको याद रखने के लिए? अगर आपको याद रखना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। भारत हमारा उत्तरी अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारे ये दोनों अक्षांश आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में मिलेंगे। ठीक है, आपको कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है कन्फ्यूज़न करने के लिए कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी दिशा अक्षांश। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नंबर तो सेम है लेकिन हमें कंफ्यूजन, हमारा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुए, हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों की जो पोजीशन है वह कहाँ रहेगी? उत्तर में ही रहेगी। अब बात करते हैं मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की। अब मुख्य भूमि की बात करते हैं तो हमारा भारत मुख्य भूमि का पार्ट इतना कहलाता है। और साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अगर हम इंक्लूड करते हैं तब हमारी अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट होगा। और जब मुख्य भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि यानी यहाँ तक आपके कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, तो इसका अक्षांशीय विस्तार आपको कहाँ मिलेगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? यहाँ पर 6.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको उत्तरी अक्षांश तक मिल रहा है। लेकिन हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो मुख्य भूमि हमारा क्या आता है? मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्लियर? क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। पहले तो आपको अक्षांशीय विस्तार डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार, तो आपको क्या बताना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी हमारी 37 डिग्री कॉमन रहेगी दोनों आंसर में, सिर्फ हमारी डिफरेंस कहाँ पर आएगा? अक्षांशीय विस्तार अगर नॉर्मल पूछता है यानी आपका अंडमान भी इंक्लूडेड रहेगा। अगर मुख्य भूमि सिर्फ पूछता है तो मुख्य भूमि में क्या आपका 8 डिग्री 4 मिनट आपका आएगा। मुख्य भूमि आपको यहाँ पर लास्ट तक कन्याकुमारी तक आपका मुख्य भूमि कहलाएगा। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी पर सीधी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको मिलेगा। तो देशांतर को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो एक मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर आप पूर्वी हमने क्या पहले ही पढ़ा था, तो देशांतरी दृष्टि से हमारे भारत का जो विस्तार है वो कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारे जो दोनों अक्षांश होंगे वो कहाँ पर होंगे? वो पूर्व में ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन में जो दिशाएं हैं यानी पूर्व की जगह आपको उत्तर, दक्षिण, पश्चिम कुछ भी लिख के दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए। लेकिन आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अक्षांशीय दृष्टि से हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से हमारा भारत क्या है? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारी दिशाएं उत्तर होंगी या पूर्व में होंगी, ना ही दक्षिण होगा हमारे देशांतरी विस्तार में और ना ही पश्चिम होगा। तो इतनी बातें क्लियर हुई। देशांतरी विस्तार हमने देखा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपको भारत की अवस्थिति देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है, अब हम उसके सबसे शुरुआती छोर यानी बिंदुओं की बात करते हैं। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु,
पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं। जिस प्रकार से आप कोई ट्रैवल आपने कहीं पे ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल में क्या करते हैं, हमें इनिशियल पॉइंट से लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक हम जाते हैं। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। उसी प्रकार से भारत की स्थिति को जानने के लिए सबसे उत्तरी बिंदु यानी सबसे जो नॉर्थ का बिंदु है वो कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे साउथ का बिंदु कौन सा है, सबसे ईस्ट यानी पूर्व का बिंदु और सबसे पश्चिम यानी वेस्ट का पॉइंट कौन सा है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे उत्तरी बिंदु की। उत्तरी बिंदु हमारा इंद्रकोल कहलाता है, जो कहाँ पर है, केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख जो है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो लद्दाख में अवस्थित है। तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश इंद्रकोल कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में आपको मिलेगा। इसके बाद दक्षिणी यानी सबसे साउथ का पॉइंट अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप मैप में देखिए सबसे नॉर्थ का पॉइंट आपको क्या कहलाएगा, ये हो गया आपका सबसे नॉर्थ का पॉइंट इंद्रकोल। सबसे साउथ का पॉइंट आपको क्या कहलाएगा, सबसे साउथ के पॉइंट में आपकी 2 बातें होती हैं, एक तो मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट होता है और एक साथ ही पूरे भारत का जो सबसे साउथ का पॉइंट होगा आपको 2 जगह मिलेगा। मुख्य भूमि की बात करें तो हमारा मुख्य भूमि के अंतर्गत ये पूरा पार्ट आता है, आप मैप में देख सकते हैं। तो मुख्य भूमि के अंतर्गत कौन सा पार्ट आएगा, ये पूरा पार्ट आपको मुख्य भूमि के अंतर्गत मिलेगा। तो मुख्य भूमि की जो साउथ पॉइंट है यानी सबसे लास्ट साउथ पॉइंट है वह कौन सा है, वह कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, ये तो सिर्फ बात थी मुख्य भूमि की, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी पॉइंट, आप सभी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में सुना है, तो वहीं पर हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु मिलेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा। तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया हमारा इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि से में पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि आपको बताना है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। इतनी बातें क्लियर हुई। एक और चीज मैं बताती हूँ, जो हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु है जो कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, लेकिन उसमें भी कई सारे हमारे पार्ट आपको मिलेंगे, जैसे लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, ठीक है, इस प्रकार से आपको देखने को अंडमान में मिलेगा। अब बात करते हैं जो हमारा दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ये किस भाग में स्थित है, तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट हमारे अंडमान में कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा। इसे इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई इस चैप्टर में। आगे बढ़ूं मैं, अब बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की। पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पूर्व में हमारा कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है। 7 सिस्टर्स में मैंने जब आपको 7 सिस्टर पढ़ाया था, 7 सिस्टर मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बताया था। तो सबसे जो पूर्वी बिंदु होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होगा, किबिदु, ठीक है, किबिदु जो अरुणाचल प्रदेश का है वह सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं पश्चिम में आते हैं, और पश्चिम में आए तो हमें गुजरात में गौहर माता मिलता है। गुजरात में हमें क्या मिलता है, गौहर माता मिलता है। तो हमने बात की उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम के बिंदुओं की बात की। आगे थोड़ी सी और बातें जानते हैं। आकृति पूरी त्रिभुजाकार न होने के कारण ये चतुष्कोणीय है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई बात करते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको पूर्व से पश्चिम की लंबाई मिली होगी, तो वो क्या है तो मैं सब बताती हूँ। पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश है। अभी मैंने इसीलिए आपको बताया कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु क्या है। तो हमारी पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं तो यह कितनी है, 29,933 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की बात करने पर हमारी जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, 3,214 किलोमीटर।
बात करें, अब बात करते हैं स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो हमारा स्थलीय सीमा कितनी है, ये हो गया हमारा स्थलीय सीमा। इसकी जो लंबाई है वह 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करते हैं तो फिर से मुख्य भूमि वर्ड आया, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो ये है आपका मुख्य भूमि, और मुख्य भूमि की जो तट की सीमा होती है, जो समुद्र से लगी सीमा है, इसे तटीय सीमा कहते हैं। और ये कितनी है, यह 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अब द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है। द्वीपों सहित की बात करते हैं तो भारत के जो छोटे छोटे द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो इसके सहित जो तटीय सीमा होगी वह कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। इतनी बातें क्लियर हुई, और दोनों को मिला के हमारे भारत की कुल तटीय सीमा हो गई 22,716.6 किलोमीटर हो गई। तो स्थलीय और जलीय की सीमा की बात करें तो स्थलीय और जलीय सीमा हमारी कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर हो गई। इतनी बातें क्लियर हुई। भारत की स्थिति के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। साथ ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी भारत के बारे में, यानी सीमाओं को, देशों के पड़ोसी देश जो हुए हैं उनसे कौन से लगे राज्य हैं, उनसे कौन सी लगी सीमाएं हैं, ये सारी बातें पार्ट सेकेंड में आपको देखने को मिलेगी। तो इंतजार करिए पार्ट सेकेंड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीके से। तब तक के लिए थैंक यू।